जैसे कि इस कार्यक्रम में हम हमेशा आपको कुछ एक ऐसी पर्सनालिटीज के साथ मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में या तो कुछ बहुत हटके किया है या उन्होंने अपनी ही फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है या अपनी फील्ड में रहते हुए भी कुछ एक नई फील्ड उसमें जोड़ी और ये सोचा कि जो आज तक मैंने जिंदगी में किया या जो मैंने आज तक जिंदगी में सीखा उसके साथ मैं समाज में क्या परिवर्तन ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, या जो मैं सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ मेरे लिए सही है, क्या उसको हम दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दूसरों को भी उस मुहिम में साथ जोड़ सकते हैं ताकि अगर मैं अच्छा हूं तो समाज भी अच्छा बन सके। इसी कड़ी के दौरान हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर पूजा चोपड़ा से, जिन्होंने मैनेजमेंट में पीएचडी करी इको टूरिज्म में, उस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। एक मल्टीनेशनल इंटरनेशनल बैंक में कॉर्पोरेट ट्रेनर रही, उसके बाद बच्चों को एजुकेशन भी देनी शुरू की, साथ में टीचिंग का प्रोफेशन भी किया और इन सब चीजों से होते होते उन्होंने कुछ एक नई फील्ड्स में कुछ एक नया काम करना शुरू किया जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स। तो किस तरह से ये अपने थॉट्स के साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं या अपनी सोसाइटी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हैं या क्या लाना चाहती हैं, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे डॉक्टर पूजा से। तो डॉक्टर पूजा, बहुत बहुत नमस्कार और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। इंट्रोडक्शन हमने अपनी तरफ से जितना बन सकता था दे दिया। हम थोड़ा सा चाहेंगे आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने हिसाब से बताएं। आपने बहुत सारा ऑलरेडी बता दिया है। राइट, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ मैनेजमेंट बैकग्राउंड। आपने बताया मैं बैंक में कॉर्पोरेट ट्रेनर रही, नेशनल हेड रही। उसके बाद मैंने पीएचडी करी। एक रिसर्च की थी अंदर झील की मुझे रिसर्च करके कुछ पब्लिश करना है, तो वो इंडिया की फर्स्ट पीएचडी रही इको टूरिज्म मैनेजमेंट में, जो कि स्पेशली प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ इको टूरिज्म रही। उस वक्त इको टूरिज्म बहुत नया था इंडिया में। उसकी वजह से काफ़ी अट्रैक्शन मिली फ्रॉम दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंट्री, वेरियस स्टेट्स। तो फिर फॉरेस्ट के साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और उस तरीके की एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए भी हमने अवेयरनेस सेंटर्स बनाए, जो हम अभी भी बना रहे हैं। एंड पैरेलली फिर मैं आई कि किस तरीके से हम लाइफ की इस पूरी जर्नी को जब रिव्यू करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस करे और कैसे उनसे फाइट करते हुए उनको जीतते हुए आगे बढ़ते गए और चैलेंजेस आए। अच्छा, जब आप जीते हैं तो बड़े चैलेंजेस आते हैं, तो और बड़े चैलेंजेस को कैसे मैनेज करना। तो फिर एक थॉट आया कि हम एक पूरी ट्राइब बनाए, वर्ल्ड ओवर एक ट्राइब बनाए, जो कि ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स कहलाए। ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे रहेगी, साथ साथ और लोगों को जोड़ती रहेगी, जिनको वो भी ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे। आगे उनको भी वो बैटन पास ऑन की जाएगी कि आप भी अब अपने सर्कल में ट्रांसफॉर्मेशन करवानी स्टार्ट करें। तो पूजा जी, ये तो ब्रीफ आउट एक इंट्रोडक्शन हुआ। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन आप एक एंटरप्रेन्योर पे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। सो मेरी कंपनी का नाम है ऑर्लिना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड किया 2016 में, जब मैं यूएस से अपनी सेकंड मास्टर्स करके लौटी। उसके बाद तो इस कंपनी में हम जुड़े हुए हैं इंडिया के और कुछ नेबरिंग कंट्रीज के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, जहाँ पर हम लैंडस्केपिंग, ब्यूटिफिकेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अवेयरनेस, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर्स बनाना, कल्चर इंटरप्रिटेशन सेंटर्स बनाना, जूस, नेशनल पार्क्स, थीम पार्क्स को डेवलप करना, इस फील्ड में हम जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरा पर्सनली नेचर से और टूरिज्म से बहुत गहरा लगाव है एंड वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ की प्रमोशन के लिए मैं हमेशा आगे रहती हूँ। तो चूंकि हम ट्राई सिटी में चंडीगढ़ में बैठे हैं, अगर आपने इस फील्ड में डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया है तो कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, शायद उन्होंने वो देखे हो लेकिन उनको ये नहीं पता हो कि ये शहर के प्रोजेक्ट्स डॉक्टर पूजा चोपड़ा के बनाए हैं। सो एज सच हमने यहाँ पर कोई पूरा थीम पार्क खुद से प्लान नहीं किया है, क्योंकि जब तक मैं चंडीगढ़ आई ये पार्क एग्जिस्ट करते थे। मेरी बैकग्राउंड महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर चंडीगढ़ की है इसलिए। लेकिन यहाँ अगर आप पीकॉक पार्क जानते होंगे, तो पीकॉक पार्क की ब्यूटिफिकेशन हमारी की हुई है। चंडीगढ़ में बर्ड पार्क नया खुला और वो खूब पॉपुलर हो गया, तो उसमें जितनी साइनेजेस और अवेयरनेस की चीज़ें हैं, ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें अलॉन्ग द पार्क, वो सारी हमारी की हुई है। चंडीगढ़ बोटानिकल गार्डन में हमने काफ़ी काम किया है। देन सुखना लेक के पास एक माइग्रेटरी बर्ड्स की ट्रेल है, उसकी सारी एजुकेशन अवेयरनेस की ट्रेल
वो हमारी की हुई है। छतबीर जू है हमारे पास, जो पंजाब में भले ही आता है, लेकिन छतबीर जू का अवेयरनेस एजुकेशन सेंटर हमारा बनाया हुआ है। और इस तरीके से बहुत सारे एजुकेटिव अवेयरनेस मटेरियल, वाइल्ड लाइफ को रिलेटेड, नेचर को रिलेटेड, ट्राई सिटी अगर आप देखें तो वो हमारा किया हुआ है। तो शायद हमारे दर्शकों के लिए भी ये नई चीज होगी कि हमारे ही शहर में रहते हुए हमारे ही बीच में चलने वाले एक इंसान ने इन सब चीजों को ब्यूटीफाई किया है। तो शायद कहीं पे अपना नाम नहीं डिस्प्ले होता तो लोग जान नहीं पाते। तो आप जानिएगा ये सारा काम डॉक्टर पूजा ने किया है। थैंक यू। पूजा जी, अब जो आप ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स की बात कर रही हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा एक ना आप कह सकते हो कि यूथ को जो टारगेट करता हुआ कॉन्सेप्ट है। आज का जो यूथ है उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो छोटी सी बात पे हताश बहुत जल्दी हो जाता है। जितनी हमारे समाज में अगर अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज के साथ उतना ही डिप्रेशन लेवल भी बढ़ रहा है। तो शायद आप इससे रिलेटेड ही कुछ कर रही हैं, तो हम वो जानना चाहेंगे। राइट, सो इसकी शुरुआत तो हालांकि तब हो चुकी थी जब मैं 12 साल की थी, क्योंकि उस वक्त हम जहाँ रहते थे वहां पर कुछ ट्रेनर्स आए थे जो हमको वेदांता से जोड़ने लगे। उस वक्त हम वेदांता समझते थे कि जहाँ वेदों का अंत हो गया। एक्चुअली उन्होंने समझाया कि एक तो ये वेदों का निचोड़ है, और वेद के बाद जो उपनिषद आते हैं उनमें जो हमारे शास्त्रों का कहना है, जो कि लाइफ के हर एस्पेक्ट को समझाते हैं बहुत क्लियरली, क्रिस्पली, और आज की भी सिचुएशंस में उतने ही एक्ट हैं जितने आज से जब वो लिखे गए होंगे तब एक्ट रहे। तो वहां से जर्नी की शुरुआत हुई थी। और मैं जहाँ तक ये समझती हूँ कि 12 साल की एज में इन चीज़ों को बहुत सटली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली सीखते सीखते इंटरनली हमारा सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया कि हमने ये मेंटल प्रेशर, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब सीखे नहीं। मतलब ये टर्म्स हमने सुनी नहीं। तो अच्छा, चैलेंजेस तो हर एक को आए। वैसे भी देखा जाए तो अगर हम बात करें कि मेंटल स्ट्रेस बच्चों में, या एंजाइटी, या आप ये कह सकते कि सिंकिंग ऑफ हार्ट, ये शायद वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने भी अभी पिछले 2-4-5 सालों में ही सुनने शुरू किए हैं। शायद हमने भी अपने टाइम में नहीं सुने। हाँ, हमने नहीं सुने, मतलब हमारे पेरेंट्स, शायद हमने वो एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन ऐसा वर्ड्स नहीं। एग्जैक्टली, मतलब जब कोई मुझे, मैं अपने साथियों को सुनती थी ना बोलते मैं बोर हो रहा हूँ, मैं घर आके पूछती थी बोर होना क्या होता है, तो पेरेंट्स हंसते थे कि अच्छा बोर, बोले इसको नहीं पता बोर होना क्या। आजकल के बच्चों को है, मेरा 8 साल का बेटा है, उसको अगर थोड़ी देर के लिए आप उसको गैजेट से पूछे तो वो कहता है मैं बोर हो रहा हूँ। तो हम समझ जाते हैं यार इस टाइम में तो हमारे पास इतना कुछ करने को होता था, बोरियत नाम तो हमने कभी वर्ड ही सुना ही नहीं था। तो मैं अपने साथ वालों को भी जब सुनती थी बोर हो रहे हैं, चलो छोड़ो, किसकी गाड़ी है उसको, उसका डेक ऑन करो, दरवाजे खोलो, म्यूजिक बाहर आएगा ना, चलो उसके अगल बगल ही डांस कर लेते हैं। मतलब हमें शायद हमारे घर का माहौल ऐसा मिला या कॉलोनी का माहौल ऐसा मिला, बाय डिफॉल्ट हुआ। तो वो चीजें आगे की, अगर अच्छा ऐसा हो रहा है इसका सोल्यूशन ढूंढता है ना, ये हो रहा है ना इसका सोल्यूशन ढूंढता है, कुछ होगा, मतलब हमारे ही आसपास कुछ होगा जिसको यूज करके, तो वो एक जीने का तरीका बन गया। अच्छा ये हो रहा है तो ढूंढो इसका सोल्यूशन क्या है। तो समहाउ भले हो सकता है हमने भी ये डिप्रेशन कभी झेला हो, अवेयर ना हो, ये सब रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन निकालना हमें आता है। सो अच्छा, हम लोग यूथ के साथ भी काम करते हैं, एज इन बिल्कुल यंगस्टर्स जो अभी अपने पढ़ाई में ही हैं। तो उनसे जब मैं ये सुनती हूँ ना कि मैम मैं बस आई विल डिसकंटिन्यू फ्रॉम हियर, क्योंकि मैं एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ और मुझे लगता है आई नीड टाइम टू कोप अप विद इट, तो मुझे बहुत बड़ा मतलब हैरानी होती है। मैं उनकी उस प्रॉब्लम को अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ। उस यूथ को हम तब भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आई है ना, आप डिस्कस करें और हम उसका सोल्यूशन मिल के निकालते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे पास स्टीरियोटाइप होगा, मैं आपको फॉर्मूला लिख के दूंगी, अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है ऐसे ऐसे करना शुरू होता नहीं। व्हेन यू डिस्कस एंड अराइव एट अ, कई बार ना वो डिस्कशन में वो प्रॉब्लम लग जाती है। मैं इसमें ना एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा। मैं काफी समय से देख रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि जो स्पिरिचुअलिज्म है, जिसको हम अध्यात्म कहते थे, हमारे टाइम में कहा जाता था बड़े बुजुर्गों के लिए। अभी मैं 2-3 दिन पहले गोपाल दास जी हैं जिस फॉर्म से, मैं उनको सुन रहा था। वो कहते, लोग ये कहते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कहते, मैं कहता हूँ जिंदगी रोज मिलती है जब हम उठते हैं। ये हमारा अपना अपना सोचने का तरीका है। तो कहीं ना कहीं शायद ये भी है कि हमारा जो यूथ है वो शायद कहीं स्पिरिचुअलिज्म से थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो उसमें भटकन ज्यादा है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब उन्होंने कुछ और निकाल दिया है, इसीलिए भटकन ज्यादा है। अब जैसे मैंने कहा हम 12 साल की उम्र से उसको सीख रहे हैं,
हमें 12 साल की उम्र में बुढ़ापा नहीं आया, हम अभी भी उतने यूथफुल हैं, शायद उनसे ज्यादा एंथुसियास्टिकली चीजों को करते हैं, या छोटी छोटी चीजों में ना, मैं तो आज भी बहुत छोटी चीजों में सेलिब्रेट करती हूँ, बहुत छोटी, मतलब आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि आज मुझे ये काम करना था, मैंने 10 मिनट पहले कर लिया, और चलो आज मस्ती करते हैं, आज 10 मिनट क्या करेंगे, गाना लगाओ, डांस कर लेंगे। अब बेसिकली ये आपको अपने समय में से अपने लिए समय चुराना है, यू मतलब सेल्फ लव और खुद के साथ भी खुश रहना, जिसने ये सीख लिया वो आई थिंक दुनिया में किसी भी चीज के साथ मैं आपकी बात को ना बड़ा कोरिलेट कर रहा हूँ। कुछ चीजें वो ये कि तो निकलती है। मैंने अभी जया किशोरी जी का 2 दिन पहले एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा जिस इंसान को अपने साथ खुश रहना आ गया ना, वो दुनिया में किसी के साथ भी खुश रह सकता है। ऐसा ही है, मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए ये बात बोल रही हूँ, और अभी नहीं, ओवर द इयर्स मैं भी बहुत डाउनफॉल से गुजरी हूँ, मेरे साथ भी ऐसे आए हैं चैलेंजेस जिनसे थोड़ा डिफिकल्ट था गुजरना, बट समहाउ वही, क्योंकि वो एक नॉलेज बचपन से साथ चली आ रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको इंसाइट्स आते हैं। अगर आप अपने साथ पीस में या हैप्पीनेस में एक जॉयफुल स्टेट में होते हैं, आपको कंटिन्यूअस डाउनफॉल ऑफ इंसाइट्स है, वो हर एक के लिए। तो पूजा जी, अगर मैं इस चीज को इस तरह से समझने की कोशिश करूं कि जो आपने एक्सपीरियंस किया या जो अभी तक आपका एक्सपीरियंस है, अब जो आप ट्राइब्स और या कम्युनिटी की आप जो बात कर रही हैं, हम उसको लेके कैसे जाएंगे, पब्लिक तक पहुंचेगी कैसे, यूथ को जोड़ेंगे कैसे? कोई कोर्स बनेगा उसके लिए, या कोई प्रोग्राम डिजाइन करेंगी, या आप उनके लिए कोई ट्रेनिंग सेशंस करेंगी, कुछ तो हल निकलेगा ना, खाली कहने से तो कुछ नहीं। बिल्कुल, तो मैंने ऑलरेडी ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना लिया है, इसमें मल्टीपल टॉपिक्स, इसमें सीरीज ऑफ टॉपिक्स है, क्योंकि हमें इसको कहीं ना कहीं कस्टमाइज करते रहना होगा। जब हम कॉर्पोरेट में जाएंगे तो कॉर्पोरेट की एक अलग रास्ता चलेगी, अलग प्रॉब्लम, तो उसके लिए अलग, ठीक है, टॉपिक वैल्यूज का है, वैल्यूज का होगा, अगर टॉपिक एंजाइटी का है, एंजाइटी का होगा, लेकिन उनके लिए अलग माहौल, उनके लिए उसको डीलिंग का तरीका अलग, उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस। बेसिकली हमें अपने आप से ही बात करके इसको सुलझाना है। हम लोग क्या सोल्यूशन हमेशा बाहर ढूंढते हैं कि ये ट्रेनर आएगा, एक मुझे फॉर्मूला घोल के देगा और मुझे रोज उस फॉर्मूला को घोल के पीना है तो मैं ठीक हूँ। मैंने ऐसे ना, जैसे आप बात करोगे सेल्फ मोटिवेशन वाली बात है, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था या देखा था, वो कहते हैं दुनिया में आज की डेट में मैनेजमेंट के ऊपर भगवत गीता से बढ़िया कोई बुक नहीं लिखी जा सकती, ना कभी लिखी गई है। ये सच है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हम सबके टेबल पे पड़ी है, लेकिन उसको खोल के कोई पढ़ना नहीं चाहता। कहता है अगर आप सोल्यूशन ढूंढने जाओ ना, तो हम सिर्फ भगवत गीता की बात नहीं करें, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हर ग्रंथ में हर जो हमारे बुजुर्गों ने बातें लिखी हुई हैं, उन सब में हमारी सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम सोल्यूशन को तब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक सामने वाला ना बोले कि हाँ तुझे ये करना है, वो ना बोले, प्लस वो आपको लिख के ना दे कि लोग ये प्रॉब्लम हुई ना, तो ये नाउ हमने कोशिश करी है इस चीज को एड्रेस करने की अपने कोर्स में। डेफिनेटली इन सारे ग्रंथों का निचोड़ भी उसमें लिया गया है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इतने सालों से मैं उसमें धीरे धीरे करके सीखी हूँ। मतलब आप सोचिए ओवर पीरियड ऑफ 25 साल 30 साल मैंने धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब किया है। तो अच्छा, एब्जॉर्ब करके उसको अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ हमेशा अप्लाई करके देखा। तो हमने इस कोर्स को इसलिए ऐसा डिजाइन किया है कि उन सारे निचोड़ों का भी आपकी आज की जैसे जैसे आप चीजों को फेस कर रहे हैं उसमें सिंपल एप्लीकेशन, आप नहीं खोलना चाहते, उन तक वापस नहीं जाना चाहते, आपको बुजुर्गियत वाली फीलिंग आ रही है या आपको बहुत बोरिंग लग रहा है, आप छोड़ दीजिए। आपको आपकी तरीके से हमने उसमें प्रेजेंट करके इन कोर्सेज को दिया, और हर एज ग्रुप के लिए। ऐसा नहीं, इसमें अगर 7-8 साल का बच्चे को भी आप कराना चाहेंगे उसको भी इक्वली उतना ही एप्लीकेबल लगेगा जितना एक 60 साल के को लगेगा। अब मेरा ना इसमें एक मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि आपने जैसे सेल्फ लव की बात करी, तो सेल्फ लव को लोग कई बार ये कह देते हैं कि सेल्फनेस भी कह देते हैं कि हम अपने लिए जीना शुरू कर दिया, हम शायद समाज के लिए नहीं करेंगे। और मेरे को लगता है जब आप अपने लिए कुछ करना शुरू करोगे तभी आप समाज के लिए कुछ करोगे। एग्जैक्टली। अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ जैसी मैं हूँ, मेरे अंदर 100 कमियां होंगी, मेरे अंदर 100 अच्छे, मैंने उनको एक्सेप्ट किया। पहली बात, एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, ये बहुत बड़ा एक काम होता है, जो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम एक्सेप्ट ना, हम अपनी कभी हम अपनी अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं क्या बात कर रहे हैं, ये थोड़ी है। कोई अगर हमारी तारीफ करे बहुत अच्छा लगे तो हम खुद को फील होता है नहीं मैं नहीं लग सकता, ये ऐसी मजाक कर रही है टाइम पास। तो अगर मैंने अंदर अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो पहली बात तो मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत खत्म हो गई। जब मेरी वैलिडेशन की नीड खत्म हो गई तो कहीं ना कहीं मेरी आपसे इंटरेक्शन करने में एक वो जो सेल्फिशनेस की आप लग रहा है वो धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि मुझे पता है
मैं क्या हूँ, या मैं और अपने आप को कैसे बेहतर बना, इसमें बेहतर बनाने की जर्नी को रोकना नहीं, भले ही आई नो माई प्रोज एंड कॉन्स, और मैं खुद को एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे अंदर ना दूसरे को भी उसी तरीके से देखने का नजरिया आ गया कि अच्छा, इनमें भी तो कुछ अपनी कमियां, अपनी खामियां, अपने अच्छाइयां होंगी ना, ये भी उनको वैसे देखा, मैं भी क्यों ना जब इनसे मिलूं तो कोशिश करूं उनकी अच्छाइयों पे फोकस करूं। क्यों? क्योंकि सेल्फिश अगर होना है तो ठीक है ना, आपसे आपकी अच्छाई सीख लूं। सेल्फिश होना है तो आपके, तो हम आपके उस चीज को किल करने नहीं बोल रहे। जो कला आप में है, अगर सेल्फिश होने की कला है तो सेल्फिश ऐसे हो जाएगी ना। तो अगर हम इसको बात करें कि देखो, कोर्सेज की ड्यूरेशंस बहुत होती हैं, हर आदमी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, तो अगर हम ये मिनिमम बात करें कि एक आदमी अगर अपने लिए सोचे कि मैं थोड़ा सा ही अपने आप को जानूं, तो मिनिमम से मैक्सिमम कोर्स की ड्यूरेशन क्या रह सकती है? इसमें हम अलग अलग मॉड्यूल्स ऐसे बना रहे हैं कि अगर आप एक ग्रुप का हिस्सा बन के इसको सीख रहे हैं, सपोज 10 लोगों ने कहा हम इकट्ठे आते हैं और ये कोर्स करते हैं, 10 लोगों से हम शुरू के कुछ आधे घंटे में उनकी नीड्स रिक्वायरमेंट्स समझ लेंगे। हमने सपोज बना लिए 50 टॉपिक्स, पर हमें लग रहा है कि इन 10 टॉपिक्स पे अगर इस ग्रुप को एड्रेस किया जाए तो ये जल्दी ट्रांसफॉर्म होगा, या फिर ये नेक्स्ट लेवल सीखने के लिए एकदम ऐप्ट तैयार होगा। तो हो सकता है कि उस ग्रुप को हम 10 दिन में पूरा कैटर कर लें उसकी रिक्वायरमेंट। इसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, कुछ एक लोग आपके जैसे ही होंगे जो शायद समाज में काम कर रहे हैं, वो अपने छोटे से ग्रुप में कर रहे होंगे, या कभी उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं सोचा, या उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं समाज में करूँ, सोचते हैं मैं अपने घर में करूँ। तो अगर देखो, अगर ये बात फैलेगी तो कहते हैं जब धुआं उठता है तो आग लगेगी, तो धुआं तो फैलेगा। तो जब ये बात आपके लोगों तक, कुछ लोग ऐसे भी आपके पास आएंगे जो ऑलरेडी इस फील्ड में कुछ कर रहे होंगे, जो हम ये जैसे आप ट्रेनर हो, वो शायद ट्रेनर होंगे लेकिन छोटे लेवल पे कर रहे होंगे या अपने घर में कर रहे होंगे। तो अगर वो लोग आपके साथ जुड़ के कुछ एक नया जेलिंग करना चाहें, तो वो भी मैंने इसमें रखा हुआ है कि हम ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करेंगे। जो लोग आगे इसको एज अ प्रोफेशन भी लेना चाहें ना, दे वांट टू मेक इट एज अ सोर्स ऑफ देयर इनकम फॉरएवर, वी आर एनकरेजिंग दैट। इफ देयर आर पीपल जो चाह रहे हैं कि हमारी जॉब्स खत्म हो गई, हमारे बिजनेसेस डूब गए, हम फिर से कोई नई शुरुआत करना चाहें, या अदरवाइज भी कोई नई शुरुआत करना चाह रहा है, तो उनके लिए ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम रहेगा। वो इसको उसी ढंग से सीखेंगे कि किस तरीके से आगे भी सिखा, तो उनके लिए कुछ एडिशनल मॉड्यूल्स। ये तो हो गया आप समाज के लिए, लोगों के लिए करेंगे। अब मेरे को एक छोटी सी चीज बताइए, आपने खुद में इतनी एनर्जी, आप अपने लिए इतनी एनर्जी कहाँ से इकट्ठी करती है? आपका भी कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा या सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट होगा, हर आदमी का होता है। आप कहाँ से ये लाती है? तो मैंने एक बात सीखी थी बचपन में कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो हमारे एग्जैक्टली जिस यूनिवर्स, जिस कॉस्मोस की हम बात कर रहे होते हैं, वो पूरा कॉस्मोस हमारे अंदर है। ये ग्रंथ शास्त्र सब में लिखा है, ये मतलब प्रूव भी इसलिए हो चुका है क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि अभी हम यूनिवर्स का एक 0.some% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। और मैं ये समझती हूँ कि एज एन ह्यूमन ऑल्सो हमारे अंदर वो एक लिमिटलेस कैपेसिटी है, वो एवर एक्सपैंडिंग, सी यूनिवर्स एवर एक्सपैंडिंग। तो अगर वही चीज हमारे अंदर है तो हम भी एवर एक्सपैंडिंग है। नहीं, आपने वो बात ठीक है, लेकिन आपने गोलमोल से हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने लिए कैसे। जिस दिन मैंने इस बात को समझा, फिर मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अगर मेरे अंदर भी यूनिवर्स है तो मतलब मेरे अंदर एक एंडलेस एनर्जी है जो कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स कभी खत्म होने जैसा दिख ही नहीं रहा, बढ़ रहा है, इट्स एवर एक्सपैंडिंग। फिर मैंने एनर्जी के कोर्सेज को आगे और पढ़ना सीखना शुरू किया। इसमें पेंडुलम डाउजिंग आई, इसमें ऑरा स्कैनर्स आया, इसमें एनर्जी के गेम को समझने की बात है कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। फिर इसमें मैंने और मेडिटेशन सीखी और प्राणिक हीलिंग सीखी, मतलब इस ऑकल्ट साइंस में जितने कोर्सेज, एंजल कार्ड रीडिंग सीखी, जैसे जैसे मैं कोर्सेज को सीखती गई मुझे एनर्जी की गेम और क्लियर समझ आ। तो आप मानती हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि इस यूनिवर्स में एनर्जीज होती है, कॉस्मिक एनर्जी जिसको कह लो आप, नेगेटिव एनर्जीज कह लो आप, पॉजिटिव एनर्जी कह लो। कई बार होता है आप किसी इंसान से मिलते हैं, बात करते हैं ना, आपको बड़ा अच्छा फील होता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी। किसी आदमी से आप पहली बार ही मिले होते हैं लेकिन आपको उससे बात ही करना है, कोई नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं। तो क्या ये एक्चुअल में होता है या हमारे मन का वहम होता है कि हमें कई बार किसी की शक्ल ही नहीं अच्छी लगती है तभी नहीं बात करते? नहीं, ये वहम नहीं है, एनर्जी सारा खेल एनर्जी से, एवरीथिंग इज, आइंस्टाइन भी बोल गए ये बात, एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। तो अगर सब कुछ एनर्जी है और आपका किसी एनर्जी से क्लैश हो रहा है और आप रिपेल कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि उसकी वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है। जैसे हम रेडियो चैनल कौन सी फ्रीक्वेंसी लगाते हैं जिससे हमें
मजा आता है कि ये चैनल जो मुझे मजा आता है, मैं तो वो फ्रीक्वेंसी आपने सेट कर दी। तो सेम चीज आपकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी, अगर वो मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही तो हमें एक दूसरे से मिलना, बात करना अच्छा लगेगा। और अगर आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हूँ, मैं हमेशा प्यार बांट रही हूँ, खुशी बांट रही हूँ, जॉयफुल हूँ, मैं सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ मेरी एक चाहत है कि मैं सीखूं, मैं जानूं मैं क्या हूँ। लेकिन दूसरा है कंप्लेंट मोड, शिकायत मोड, गुस्सा या फियर या एंजाइटी, उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी इस वक्त अलग है। तो आप सोचिए ना, वैसे निकल जाएगी मैच। तो इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा। एनर्जीज की आपने बात करी, आजकल लोगों के दिमाग में अपने काम को लेके, अपने घर को लेके जब कुछ ऐसा आना शुरू होता है, तो आजकल एक वास्तु जो है वो भी एक एनर्जी का ही पार्ट है। हम कहते हैं जब हम एक घर बनाते हैं तो हम उसमें बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी करते हैं। उसमें वाटर का एक सिस्टम होता है, उसमें लाइट का एक सिस्टम होता है, उसमें फायर का एक घर होता है। तो आप बिलीव करती हैं कि वास्तु एग्जिस्ट करता है या उसके खराब होने से इफेक्ट आता है आदमी के, इंसान की लाइफ के ऊपर? मैं हर चीज में बिलीव करती हूँ। सिंपल रीजन, जैसे मैंने अभी कहा, एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर हर कुछ एनर्जी है तो हर कुछ रियल है, हर कुछ एग्जिस्ट करता है, और मेरा बिलीफ है। और जहाँ तक वास्तु की, प्रेमिसेस, आपके घर की, ऑफिस की, आपके प्रेमिसेस की वास्तु की बात है, वास्तु है क्या? वास्तु दिशाओं में 5 तत्वों का संबंध, ठीक है, 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, आकाश, ये जो हमारे 5 भूत हैं, इनको अगर आप उन 16 दिशाओं में फिट करते हैं और उनका कनेक्शन बिठा दें, वो वास्तु। तो मतलब मैं बेसिक से ये समझूं कि अगर एक जगह पे पानी रखना, अगर हम वहाँ पे आग जला रहे हैं, यहाँ पे आग जलानी है, वहाँ पे पानी कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उल्टा ही होगा। अब नॉर्थ है, नॉर्थ दिशा है पैसे आने, बिजनेस आने, करियर अपॉर्चुनिटीज आने, और नॉर्थ का एलिमेंट है वाटर। अब मैंने वहां बना दी किचन, जहाँ रोज फायर जले, जिसका काम है पकाना, अग्नि ने आना है पकाना। तो पानी और अग्नि का क्लैश होगा। या साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा, वहां पर मैंने बना दिया वॉशरूम या पानी, तो पानी क्या करेगा? अग्नि को बुझाएगा। अब उस दिशा से, उस फायर के एलिमेंट से जो मुझे फायदा होना था, वो मैं खुद ही वहां पानी चला के खत्म। So, अगर इट इज साइंटिफिक, मतलब इसमें ऐसा कोई वहमबाजी है वो नहीं है, ये है उस दिशा, वो दिशा है, उसका एक एट्रीब्यूट है। 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, आप मानते हैं? हम भी तो 5 एलिमेंट से ही बने हुए हैं। तो अगर 5 एलिमेंट है, वो अपना इम्पैक्ट दे रहे हैं। हमारे अंदर से आज वाटर कंटेंट हटा दीजिए, हम जी पाएंगे? नहीं। हम आगे 2 मिनट की, 2 मिनट तो बहुत लंबा हो गया, 10 सेकंड मेरी सांस, एयर का फ्लो आप बंद करिए, आई एम गॉन। सो वी आर 5 एलिमेंट्स। तो हमारी प्रेमिसेस भी तो 5 एलिमेंट्स ही है। लेकिन इसमें मैं एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात करूंगा। लोग कहते हैं हम हाथ की लकीरों की बात करते हैं, लेकिन तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। उसके बारे में क्या कहना है? सी, मैं ऐसा इसको डिनाई नहीं करती हूँ, हाथ की लकीर में जो है वो बात सही। बट आप देखिए, 2 हाथ हैं, दोनों में डिफरेंट है। मैं अपनी सोच आपको बता रही हूँ जो मैं मानती हूँ। हम अपने प्रीवियस जन्मों के संस्कार लेकर आते हैं इस दुनिया में, राइट? तब हमने कुछ कर्म किए होते हैं जिनका गुड या बैड इफेक्ट हम लेके अब आए। तो इसका मतलब आप जन्म जात जो हम कहते हैं कि हमारे दोष या गुण है वो चलते हैं, आप उस पर बिलीव करते हैं? ऑब्वियसली, अदरवाइज आप बताइए कि अचानक से कोई अपाहिज क्यों पैदा हो रहा है, अचानक से कोई बिल्कुल स्लम एरिया धारावी में क्यों पैदा हो रहा है, और अचानक से आप और हम एक देसी कम्युनिटी के साथ क्यों पैदा हो? उस बच्चे ने पैदा होते हैं थोड़ी कुछ किया है कि उसको स्लम में, आई मीन वो पैदा ही स्लम में हुआ है ना, तो कुछ बैकग्राउंड कैरी कर रहा है तभी स्लम में आया है, नहीं तो क्यों आया है? अचानक से कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा पैदा हुआ है, तो व्हाई? There are some things which he or she has done in the past which is carrying. वो आया है, उनको एक और मौका देके कि उसको ठीक कर सके। और जहाँ तक लकीरों की बात है, we come with a destiny, but हमेशा एक क्लॉज साथ में हमें दिया जाता है कि आप इसे मॉडिफाई कर सकते। फ्यूचर आपका डायनामिक है। अगर मैं एक पैटर्न में बिहेव करती हूँ, जैसे मेरे को कुंडली बता दी गई मेरे पैदा होने पे कि इस बच्चे के लिए ये लिखा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो उसका जीवन यही लिखा, बट उसके साथ में एनर्जी है ना, एनर्जी एक अपॉर्चुनिटी है टू ट्रांसफॉर्म। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं जो कुछ लिख के आई हूँ, मैं उसको अपने फ्यूचर को बदल, मैं जो करके आई हूँ उसकी वजह से मैं आज ये दिख। तो आज मैं कुछ अच्छा करूँगी तो डेफिनेटली माय फ्यूचर हैज टू बी गुड। तो एनर्जी वहां जाएगी जहां मेरी सोच है। मतलब कहने का बात है कि जो अभी तक कहा जाता है कि एनर्जीज या आपका पिछले जन्म के कर्म वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने इस जन्म के कर्मों से उसको बदल भी सकते हैं। हम पिछले भी बदल सकते हैं, इस वाले भी बदल सकते हैं, आने वाले भी। पिछले बदल सकते हैं इन द सेंस
मैं कुछ ऑलरेडी कर रही हूँ, मैं उसको नहीं रेक्टिफाई करती, लेकिन उसके इम्पैक्ट को मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके मैं उसका भाई आएगा, मैंने अगर कुछ गड़बड़ किया है लास्ट तो उसका चैलेंज मुझे फेस करना होगा, मैं उसको फेस करने के लिए अपने आप को आज प्रिपेयर कर सकती हूँ। मैं फॉरगिवनेस जैसी चीजें कर सकती हूँ जिससे कि उस पर मेरे पर आने वाला प्रभाव मुझे महसूस ना हो और एक रिपेंटेंस में निकल जाए वो। या मैं ग्रैटिट्यूड इतना कर सकती हूँ कि जो मुझे अभी मिला है मैं उसके लिए इतनी शुक्रगुजार हूँ, मतलब मेरी वाइब्रेशंस हाई होती जाएंगी, तो एनी नेगेटिविटी कमिंग इधर वो मुझे टच होके बाउंस बैक हो जाएगा, मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, या फिर मुझे उसको झेलने की हिम्मत मिल जाएगी, उसको मैं पार कर लूँ। इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में एक 360 डिग्री प्रोग्राम। तो अगर हम अपने दर्शकों के लिए ये बताना चाहें कि अगर किसी ने ये कोर्स करना है या आपसे जो जिस तरह से आप जी रही हैं ऐसे जीना कोई चाहता है, वो कहते हैं जीना भी एक कला है, जीना सीखो। तो अगर वो कोई सीखना चाहता है तो क्या आप ऑनलाइन कोर्सेज करा रही हैं, ऑफलाइन कोर्सेज करा रही हैं? देखो कॉर्पोरेट में तो डेफिनेट सी बात होगी, कॉर्पोरेट आपको अगर हायर करेगा तो डेफिनेटली आप वहीं जाएंगे, लेकिन एक मेरे जैसा एक इंडिविजुअल या दो लोग मिलकर आपके पास आना है तो कैसे आपसे दायरा बढ़े? तो हम ऑनलाइन भी कराएंगे, ऑफलाइन भी कराएंगे, 1-to-1 सेशंस भी मैं इसमें प्लान कर रही हूँ। इसमें कुछ लोग होंगे जिनको होगा कि उस 10 दिन के कोर्स के बाद भी दे विल नीड, या 10 दिन 15 दिन 20 दिन 5 दिन हर एक के लिए डिफरेंट टेन्योर रहेगा। कोर्स के बाद भी जिनको लगता है कि नहीं हमें 1-to-1 कोचिंग आपसे चाहिए, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में और पूजा जी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ये चिंतित मत होइएगा कि इनको आपने कहाँ से जाके पकड़ना है, ये कहाँ मिलेंगी, हम आपको इनका पूरा पता दे देंगे। पूजा जी ये सारी बातें हुई, अब मेरा हमेशा एक मन में रहता है कि आदमी या इंसान सब कुछ करता है, लेकिन कुछ एक जिंदगी के पल ऐसे होते हैं जो वो अपने हिसाब से हर कोई करता है। जैसे मेरी अगर बात करी जाए, मैं जब खाली बैठा हूँ तो मेरे को ये लगता है कि या तो मेरे को सोने को मिल जाए, मैं सो के बड़ा खुश होता हूँ, या किसी को लगता है कि मैं पहाड़ों पे सैर करने चल जाऊँ, किसी को होता है मैं गाने सुन लूँ, हर आदमी का अपना होता है। डॉक्टर पूजा का भी तो कुछ ऐसा चीज होगा कि जब वो खाली होती हैं या जब वो चाहती है कि जब मैं अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ मैं ऐसा करूंगी। इन स्टडीज तो आप करती हैं, ये ठीक है आप करती हैं, अपने आप को बढ़ा रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक लेजर टाइप होता होगा। मेरे को ड्राइविंग का बहुत ज्यादा शौक है और हर ड्राइव में मेरी कोशिश होती है कि आज मेरी ड्राइविंग और बेहतर कैसे होगी, क्योंकि मेरे को जब वो माइलेज दिख रही होती है ना, ये इस वक्त इतनी देरी है, मुझे नेक्स्ट राइड होता है जिसको बढ़ाना है, तो गाड़ी में गाने सुनते हुए ड्राइविंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी वाला काम हो जाता है। एंड सेकंड बेस्ट इज इफ आई गेट टू रीड, ट्रैवल एंड रीड। ट्रैवलिंग गाड़ी चलाते हुए रीड नहीं कर सकते, गाड़ी चलाते हुए नहीं कर सकते, गाड़ी चला के जहाँ पहुंचो वहां अगर आप रह रहे हो, आसपास के नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हो, ट्रैवल रीड। ट्रैवल इसलिए कि मैंने ये जाना है कि जब आपकी जगह बदलती है ना, की वाइब्रेशंस और बेहतर और बेहतर। ऐसा नहीं आपको दिमाग में आता है कि मैं सो भी लूंगा। मुझे सोने का बहुत शौक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर सोते तो रोज हो ना, तो इसलिए सोना एक एवरीडे एक्टिविटी है, तो उस एडिशनली आई नीड टू ट्रैवल। क्योंकि मैं बड़ा एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, मैं वहाँ पे सो के बड़ा खुश होता हूँ कि यहाँ पे आया हूँ तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स। नहीं, मुझे होता है कि मैं ट्रैवल करूँ, नई नई जगह देखूँ। अगर वो ट्रैवलिंग कार से हो रही है तो मेरा डबल फायदा हो गया, अदरवाइज कहीं गए और उस जगह को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना, वहाँ का खाना, मैं खाने पीने में आने वाला था, जो घूमता है उसको खाने का शौक बहुत होता है। खाने का शौक है, खाऊंगी कम लेकिन खूब सारी बढ़िया बढ़िया वैरायटी चाहिए। बनाने का भी बहुत शौक है। बनाने का ऐसा है कि डेली किचन में आप मुझे नहीं दिखेंगे, लेकिन जिस दिन मूड आ जाए कि आज शेफ जाग रहा है अंदर का, उस दिन डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आज मैं बनाऊंगी, और वो रूटीन की दाल सब्जी रोटी नहीं होगी, वो कोई यूनिक डिश होगी और वो क्विक टू मेक होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा देर भी वहाँ नहीं रहना है। इसको अगर हम करें, अगर जैसे आप कहा कि आप घूमने की शौकीन है, खाने पीने की शौकीन है, अगर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन हम इंडिया में या एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन अब्रॉड में बात करें जहाँ पे आप जा चुकी हैं और आप बार बार जाना चाहती हैं, या कोई एक ऐसी ड्रीम डेस्टिनेशन जो अभी रह गई है जहाँ पे आप जाना का प्लान कर रही हैं? अभी ड्रीम डेस्टिनेशंस तो बहुत है, मैं सिर्फ 7 या 8 कंट्रीज ही गई हूँ अभी तक वर्ल्ड में। सो ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे हर डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करनी है। मेरी लिस्ट उतनी है जितनी जगहें हैं वर्ल्ड में, मुझे वो सारी देखनी है, इसलिए कोई ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं है। मुझे एक्चुअली हर टाइप की जगह पसंद है,
मतलब मैं पहाड़ों में जाने वाला गुड, समुद्र के पास जाने वाला गुड, शहरों में जाने वाला गुड, गाँव में जाने वाला गुड। सो माय आइडिया इज एक्सप्लोरिंग। मुझे एक्सप्लोर करने मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं गोवा जाके रही 8 दिन, मैंने एक गाड़ी हायर कर ली और कोई गली कोई कोना नहीं छोड़ा, मतलब जहाँ जाके रोड खत्म हो जाती थी ना कि यहाँ से बैक ही होना पड़ेगा, वहां तक मैंने एक्सप्लोर। तो हम इसको इस तरह से भी मान सकते हैं कि यू ऑलवेज बिलीव इन द मोमेंट ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। कि आप जिस मोमेंट में है, जिस हालात में है, जैसे हैं, यू वांट टू एंजॉय। हमने आज का कॉन्सेप्ट भी डिलीट कर दिया। अभी कल, आज, परसों, कल कुछ नहीं है। अभी आपके साथ ये इंटरेक्शन हो रही है ना, अभी इसी को जी रही हूँ। इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि इसके बाद क्या या इसके पहले क्या, या हो ये छूट गया या हो ये जीत। अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं यही हूँ। तो अगर हम आज के अपनी डिस्कशन को, जैसे हमारे चैनल का नाम है मंथन, विचार और संवाद, तो मंथन हमने बहुत कर लिया, विचार भी हमने बहुत कर लिया, संवाद भी कर लिया। अगर हम इसको आज का समापन करना चाहें तो मेरे को ये लगता है, जो मैं इस सारी डिस्कशन से निकाल पाया, कि हमारे यूथ को थोड़ा सा आज में जीने की आदत डालनी चाहिए। पास्ट के बारे में ज्यादा रिग्रेट और आने वाले फ्यूचर के बारे में इतना सोचना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा, कहीं ना कहीं जहां पर आपका मन रमता है या जिन कामों में या जिन लोगों के साथ रमता है, शायद अगर उनके साथ आप रहेंगे तो आप शायद ज्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे। आप सबसे पहले खुद के साथ रहना सीख लीजिए, खुद को उस डेप्थ तक एक्सप्लोर कर लीजिए कि अपने हर पॉइंट को आप एक्सेप्ट करें। हम कहते हैं ना, अभी मैं जीने वाला मतलब क्या, वो कल के खाने की नहीं सोच रहा होगा, वो ये नहीं सोच रहा होगा कि मेरा करियर क्या, या मैं नहीं सोच रही कि इस कोर्स से मैं कितने लोग, सब सोच रहे हैं। दैट इज पार्ट ऑफ प्लानिंग। बट एक बार वो प्लानिंग, भाई जिस वक्त मैं प्लानिंग कर रही हूँ उस वक्त भी तो मैं नाव में रह सकती हूँ ना। अब मैं प्लानिंग कर रही हूँ तो मैं सिर्फ प्लानिंग को सोच रही हूँ। तो मैंने वो प्लानिंग करी, उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्टिविटी में गई, फिर मुझे बार बार प्लानिंग की फिक्र नहीं करनी, हो गया, अब नेक्स्ट में आ गई। सो सेल्फ के साथ जिसने रहना या एक्नॉलेज करना सीख लिया अपने आप को, वो आपकी हर चीज को एड्रेस करता है, क्योंकि उसको पता है व्हाट नेक्स्ट। मेरे साथ ये है ना, ठीक है, मैं इसको ऐसे, तो मतलब उसको इसमें ये भी कहा जा सकता है कि आपने प्लान बनाया, अगर उसमें कई कारण से कुछ चेंजेस करने भी पड़े तो यू शुड रेडी, कि ऐसा नहीं प्लान बना रखा है कि मैं उसी पे चलूंगी, से आगे पीछे नहीं। आप एक्चुअल में रेडी रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप एक रिजिडिटी, एक ऐसा माइंड फिक्स्ड माइंडसेट खुद नहीं टॉलरेट कर सकते ना। तो आपके पास एक सिचुएशन आई जो आपको कह रही है कि मत टॉलरेट करो इसको हैंडल, बताओ इसमें क्या है। तो आप ही के किसी फीचर को एक्सप्लोर करने के लिए आ रही है। इसलिए मैं बार बार सेल्फ को इतना जोर दे रही हूँ कि अपने आप आसपास खूबसूरत हो जाए। तो पूजा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने भी इस टॉक को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना हमने किया है। चलते चलते हम आपको सिर्फ आज के लिए शुक्रिया ही कह सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमने एक चीज आपसे आज एक जरूर सीखी, मैंने तो जरूर सीखी है कि एटलीस्ट आप अपने लिए तो ग्रेटिट्यूड जरूर होइए कि आपके पास जो है वो अवेलेबल है, उसमें खुश रहिए, और जो नहीं है उसको पाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतनी कोशिश कीजिए। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो उसके लिए ज्यादा दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। वो मिलेगा। There is nothing which is not achievable. Okay. ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं सोचूं और मैं ना पा सकूं। बट मेरी सोच क्लियर होनी चाहिए, उस सोच के साथ मेरे अंदर से इमोशन जुड़ना चाहिए कि यस, मतलब मैं आज सोच रही हूँ कि यस मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही है कि यार 100 करोड़ आ रहा है और मैं उसको ऐसे ऐसे यूज करने वाली हूँ। तो मेरी सोच सब कुछ ला सकती। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ है वो हमारे इस दिमाग में और हमारे अंदर ही है, हमें बाहर ढूंढने की जरूरत है। एनर्जी एंड एनर्जी फॉलोज थॉट। थॉट आ गया, एनर्जी उसकी तरफ भागने लग जाएगी। वो थॉट अच्छा बुरा, वो एनर्जी के पास टाइम नहीं होता, वो इवैल्यूएट नहीं करती, उसके पीछे जाती। चलिए पूजा जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और इस तरह की और टॉक्स के लिए हम आपको दोबारा फिर से तंग करते रहेंगे। आज के लिए आपके लिए शुक्रिया। थैंक यू, माय प्लेजर।